हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे अबाउट एंट्रोपी के बारे में। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हेस लॉ समझा है, ठीक है। और सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सब कुछ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एंट्रोपी, या फिर लिमिटेशंस क्या थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो को तो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहले हम समझेंगे लिमिटेशंस, ठीक है। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने किसकी बात की थी? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट हीट एंड वर्क, है ना। हम यही बात कर रहे थे कि सिस्टम के ऊपर आप काम करवा रहे हो या फिर सिस्टम से काम करवा रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो या फिर सिस्टम से हीट ले रहे हो, ठीक है। यही सब हम बातें कर रहे थे। हीट एंड वर्क के बारे में रिलेशनशिप कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स द रिलेशनशिप अबाउट हीट एंड वर्क, ठीक है। और हमने यही देखा था, इतने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके अंदर यही तो था कि आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली सिस्टम के ऊपर काम करवा रहे हैं, सिस्टम से काम करवा रहे हैं, या फिर सिस्टम को हीट दी जा रही है या सिस्टम से हीट ली जा रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये हमें बताया था, ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या बताया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है लिमिटेशन की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या नहीं बताया। देखो, अगर जनरल बात की जाए तो हमें पता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करती है ना। हीट जो है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है। पर आपने कभी ये सुना है कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो रही है? क्या आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो रही है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ, तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आइस की हेल्प से वाटर को हीट करना है, तो क्या आप आइस की हेल्प से वाटर को हीट कर सकते हो? कैन यू हीट वाटर यूजिंग आइस? क्या आप आइस की हेल्प से वाटर को हीट कर सकते हो? तो द आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ही तो यही है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने डायरेक्शन ऑफ हीट की बात ही नहीं की। डायरेक्शन ऑफ हीट की डिस्कस ही नहीं किया इसके बारे में, नो डिस्कशन। आप ऐसे लिख सकते हो, नो डिस्कशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो कोल्ड बॉडी से
हॉट बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र की जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में भी हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर हमें पता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं होता, ये कुछ रियल लाइफ में नहीं होता। कोल्ड बॉडी से, यहीं पे लिखती हूँ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आप हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट। हीट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, हाई से लो होगी, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक होगी, या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होगी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी होगी, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में नहीं बताता। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। देखो इतना समझ में आया? ओके। जो सेकंड इसकी लिमिटेशन होती है वो क्या है कि ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी नहीं बताता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई बात नहीं करता। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, डज नॉट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, कि कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में बात नहीं करता है। क्लियर? तो इतना समझ में आया आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना तो हीट की डायरेक्शन के बारे में कुछ बताता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट क्या होती है, ठीक है, हाई टू लो होती है, लो से हाई होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, नहीं बताता। ना ही वो ये बताता कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होगा नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको ओवरकम किया किसने? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस वजह से इन लिमिटेशन को देखते हुए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि लिमिटेशन है तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई चीज़ तो आएगी। ओके, तो अगर आपको याद हो, और याद होना भी चाहिए आपको, तो हमने जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो थी वो पूरे हमने किसके ऊपर पढ़ी थी? हमने उन टर्म्स को पढ़ा था जो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आने वाली, यूज़ होने वाली थी, है ना। जैसे कि हमें एडियाबैटिक का मतलब नहीं पता था तो हमने एडियाबैटिक वर्ड का मतलब समझा उस वीडियो में। हमें आइसोथर्मल वर्ड का मतलब नहीं पता था तो हमने आइसोथर्मल वर्ड का मतलब समझा। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, जितने भी टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यूज़ होने वाली थी उनको हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो टर्म्स तो क्या ही है, सिर्फ दो ही टर्म है, एक तो है स्पॉन्टेनियस और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों टर्म्स हैं जो कि आप पढ़ोगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, तो आप जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज़ दूर कर दीजिए, और जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ फोकस आप यही बनाए रखिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है फिजिबिलिटी। मैं आपको हिंदी में ऑलरेडी इस वर्ड का मतलब बता चुकी हूँ। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? कि कोई भी प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा, ये होता है स्पॉन्टेनियस वर्ड का। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर आप डेफिनेशन सुनोगे तो ये वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस
which takes place, process which takes place A on its own and B by initiation। देखो, कोई प्रोसेस या तो वो खुद से हो जाए विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कोई आपने बाहर से किसी चीज का यूज नहीं किया है, अपने आप हो जाए, या फिर आप किसी चीज का यूज करके उसे इनिशिएट करवा दो। वो क्या होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, देखो सपोज मैं आपसे बात करूं, वोल्केनिक इरप्शन तो आपने सुना ही होगा, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन क्या हम करवाते हैं? क्या हम उसको ऐसे कुछ कंडीशन देते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हो? बिल्कुल नहीं, वोल्केनिक इरप्शन अपने आप होता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन। वोल्केनिक इरप्शन अपने आप होता है। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखो सपोज जैसे हम यूँ कहते हैं कि आयरन में जंग लग गया है ना, हम ऐसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है जो अपने आप होता है। आप आयरन को बाहर रख देते हो, तो सपोज बारिश का मौसम है तो मॉइस्चर उसने अटेन कर लिया, एयर है, मॉइस्चर है, आयरन है, तो आयरन को जंग लग जाएगा। आपने तो कुछ किया नहीं था, ठीक है, पर अपने आप आयरन को ऐसी कुछ कंडीशंस मिली जिसकी हेल्प से आयरन को जंग लग गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होता है। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस। सपोज आपकी ही बात करते हैं, तो आपने सपोज परफ्यूम अप्लाई किया और आप परफ्यूम अप्लाई करने के बाद एक रूम में एंटर करते हो, तो उस रूम के अंदर एंटर करते ही परफ्यूम की स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो पूरे रूम में हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होती है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स थे, जो गैसेस थी, परफ्यूम की जो गैस थी और जो इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट थी, उनके पार्टिकल्स मिक्स हो गए। मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो गई। अब गैसेस मिक्स होगी, अब आपने तो कुछ किया नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से मिक्सिंग ऑफ गैसेस हुई, अपने आप हुई। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन। ठीक है, अच्छा, ये तीन एग्जाम्पल समझ में? ठीक है, स्टिल कोई डाउट है तो और कुछ देखते हैं। देखो सपोज हम ऐसे करें कि कूलिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, कूलिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। सपोज आपने क्या किया, आपने कॉफ़ी बनाई और आपने कॉफ़ी को किचन में ही रख के आप कहीं बाहर चले गए। ठीक है, अब आप थोड़ी देर बाद जब किचन में एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि कॉफ़ी तो ठंडी हो चुकी है, कॉफ़ी तो ठंडी हो चुकी है। अब कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए क्या आपने उसे फ्रिज में रखा था? बिल्कुल नहीं, आप तो बाय चांस कहीं बाहर काम से चले गए थे, थोड़ी देर बाद आप किचन में एंटर करते हो तो कॉफ़ी आपकी ठंडी हो चुकी है, अपने आप ही ठंडी हुई है वो, है ना। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि, अब जैसे एक और एग्जाम्पल चलो देखते हैं। सपोज वाटरफॉल होता है, तो वाटरफॉल हमेशा हाई जो हाइट होती है वहीं से फॉल होता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर फॉल्स डाउन द हिल। ठीक है, तो वाटर जो होता है आपको पता है कि हाई हाइट से लो हाइट तक ऐसे ही फॉल करता है, या फिर आप यहाँ से ऊपर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो वाटरफॉल्स है जो कि डाउन द हिल होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? अपने आप होता है, ऑन इट्स ओन होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन। ठीक है, अब इनकी अगर एग्जाम, तो अगर हम इनके और बहुत से एग्जाम्पल्स की बात करने लगेंगे तो वो अनएंडिंग हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद ही ले सकते हो, रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठा सकते हो जो कि स्पॉन्टेनियस होंगे, अपने आप हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो है आई थिंक आपको इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आया है
कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं जो कि खुद से होते हैं, एक तो वो होते हैं। अच्छा, एक इनिशिएशन वाले और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल है लाइटनिंग ऑफ कैंडल। लाइटनिंग ऑफ कैंडल, अगर आप मोमबत्ती जलाते हो विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, सबसे पहले आपको उसे इग्नाइट करना पड़ता है, उसके बाद ही मोमबत्ती को आप जला सकते हो। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? हो रहा है प्रोसेस, है ना, प्रोसेस तो हो रहा है। तो लाइटनिंग का क्या मतलब, लाइटनिंग ऑफ कैंडल का क्या मतलब है कि आपने कैंडल को पहले जलाया मैच स्टिक की हेल्प से, इनिशिएट किया, उसके बाद ही ये प्रोसेस हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर बाय इनिशिएशन, कि आपने कुछ हेल्प, किसी एक्सटर्नल चीज़ की हेल्प ली कैंडल को जलाने के लिए, ठीक है, पर प्रोसेस तो हुआ ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो कि होते हैं, या तो अपने आप हो जाएं या आप उन्हें इनिशिएट करवा दो, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैं कहूँ कि CaCO3 की हेल्प से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी है, तो कैसे प्रिपेयर करोगे? CaCO3 को जब हीट करोगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। मतलब आपने ये रिएक्शन तो करवा दी, पर हीट पहले, सबसे पहले आपने इस कंपाउंड को हीट किया है, उसके बाद ही ये रिएक्शन होगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपने इनिशिएट किया है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर्स बाय इनिशिएशन, ठीक है। या फिर सपोज आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हो, बर्निंग ऑफ, सपोज मैं कोल की बात कर लेती हूँ या पेट्रोल की बात कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो बर्न कर रहे हो, तो ये आप उसको जला रहे हो, तो ये भी क्या है? इनिशिएट कर रहे हो प्रोसेस को। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर्स बाय इनिशिएशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एग्जाम्पल्स की लिस्ट अनएंडिंग है, ठीक है, डिस्कस करने लगेंगे। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अभी तक तो आपने सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़े हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा स्पॉन्टेनियस के बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। तो देखो, स्पॉन्टेनियस वर्ड का आपको मतलब तो समझ में आया है ना? स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या होता है? देखो, अगर कोई रिएक्शन मैं ऐसे कह रही हूँ स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है रिएक्शन नहीं होगी। इज इट क्लियर? बस ये दोनों आप स्टेटमेंट ध्यान रखो। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन नहीं होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस को हम अभी डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ मुझे आपको स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब समझाना था। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है कि रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ऐसा तो होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस को भी आप स्पॉन्टेनियस बना सकते हो, ठीक है, वो सब हम बाद में समझेंगे। पर आपको सिर्फ अभी इतना समझना है कि स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। और बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में हमें अभी डिटेल में समझना ही है, ठीक है, ओके। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब फिजिबिलिटी, मतलब कोई प्रोसेस होगा, कोई रिएक्शन होगी, ठीक है, ओके। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो वैसे इरिवर्सिबल होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज जनरली इरिवर्सिबल। आपको पता है जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं ना, वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन ये है कि सपोज आप जिस रूम में प्रेजेंट हो उस रूम के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और रूम टेम्परेचर पर ही, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप जिस रूम में प्रेजेंट हो उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपने उन दोनों गैसेस को मिक्स करवा दिया एट रूम टेम्परेचर, तो क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है? आप मुझे इतना बता दो, आपने स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, ठीक है। देखो, आपने एक रूम है, इस रूम के अंदर आपने हाइड्रोजन भी है,
ऑक्सीजन भी मिक्स करवा दी एट रूम टेम्परेचर, तो क्या ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा? देखो, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो इस प्रोसेस को होने में सालों लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे इस प्रोसेस को होते होते, इस रिएक्शन को, इन दोनों के बीच की रिएक्शन को होते होते साल लग जाएंगे, ठीक है। तो आप यूं नहीं कहोगे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो 5 मिनट में हो रहा है या वो 10 साल में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम से कोई रिलेशन नहीं है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का होता है सिर्फ होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो कि रिएक्शन होगी या फिर कोई प्रोसेस होगा, उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें तो 10 साल लग जाएंगे, इसमें तो ईयर्स लग जाएंगे, तो क्या ये रिएक्शन होगी? ऑफ कोर्स होगी, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस का टाइम से कोई मतलब नहीं है, चाहे ये रिएक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाए, इंस्टेंट उसमें हो जाए, या फिर इसको सालों लग जाए, कुछ घंटों में हो जाए, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है, ओके। तो वैसे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, पर दिस कैन बी रिवर्स्ड, इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। दिस कैन बी रिवर्स्ड बाय यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करके आप इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इट अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये सब बातें हैं अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो आपको समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानना काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने कहा बहुत सारे हो सकते हैं, पर इसकी प्रॉपर्टीज़ तो यही सब होती हैं, इरिवर्सिबल होता है, जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। मैंने कहा ना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस नहीं होगा उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, नीदर टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन नोर बाय इनिशिएशन। ना तो आप इसे इनिशिएट करवा सकते हो, ठीक है, ना तो ये इनिशिएशन पे होते हैं, नीदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ना तो ये खुद से होते हैं और ना ही ये इनिशिएशन से होते हैं। इसका एग्जाम्पल समझे? देखो, इसका एग्जाम्पल है कि वाटर कैन फ्लो फ्रॉम डाउन द हिल। वाटर जो है, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो आप। देखो, आपको मैंने अभी बताया कि वाटर जो है अपर हाइट से लोअर हाइट तक मूव कर सकता है। जैसे सपोज ये कोई वाटरफॉल है तो यहाँ से तो पानी नीचे गिर सकता है ना, पर क्या पानी आप नीचे से ऊपर पहुँचा सकते हो? बिल्कुल नहीं पहुँचा सकते, है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू अपर हाइट। ठीक है, वाटर जो है लो हाइट से अपर हाइट तक नहीं जा सकता, ठीक है। इट कैन फ्लो फ्रॉम अपर हाइट टू लोअर हाइट, पर इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू अपर हाइट। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज इट क्लियर? ओके। अब मैंने आपको कहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस को अगर आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाना है तो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कुछ आप बाहर से ऐसी चीज़ यूज़ करो जिससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाए। कैसे होगा? देखो, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर तो यूज़ करते ही हैं, फ्रिज, है ना। जो हम रेफ्रिजरेटर
घर में यूज़ करते हैं वो क्या है, अगर आप उसे पावर सप्लाई नहीं दोगे, अगर आप उसके प्लग को स्विच में नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, रेफ्रिजरेटर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, है ना। देखो रेफ्रिजरेटर जो है, अगर आपने उसके अंदर खाना रख दिया ठंडा होने के लिए, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो वो खाना ठंडा नहीं होगा। जब तक रेफ्रिजरेटर को ऑन नहीं करोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेटर में आपने खाना तो रख दिया पर वो बिना ऑन किए ठंडा नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस को आपने स्पॉन्टेनियस बनाना है। कैसे बनाओगे, रेफ्रिजरेटर को ऑन कर दो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो, स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो जो आपने खाना रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको हमने स्पॉन्टेनियस बनाया विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स है, जैसे हम सपोज कार जो यूज़ करते हैं या फिर स्कूटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, बाइक्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई फ्यूल नहीं होगा तो क्या वो चल पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, फ्यूल की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे ही आप फ्यूल उसके अंदर डालोगे, पेट्रोल या डीजल अगर आप यूज़ करोगे तो वो ऑटोमोबाइल चल पड़ेंगे, है ना। तो ऑटोमोबाइल क्या है, अगर आप वैसे देखोगे तो इनका कोई यूज़ नहीं है विदाउट फ्यूल, फ्यूल के बिना तो ये चलेंगे ही नहीं। तो वैसे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, विदाउट फ्यूल तो आप इसे नहीं चला सकते। पर फ्यूल की प्रेजेंस से जैसे ही आपने एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ किया, किसमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अगर आप घर में एसी यूज़ करते हो तो एसी के साथ भी यही कहानी है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको आपने स्पॉन्टेनियस बनाया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो सपोज आपने यहाँ पे बीकर लिया और इसके अंदर आपने सैंड डाल दी, पानी में सैंड डाल दी, तो क्या ये मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी। ये चाहे कैसे भी करवा लो आप, इसे मिक्स होगी नहीं। तो ये भी क्या एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। चाहे आप इसको कितना ही मिक्स कर लो तो भी मिक्स नहीं होगी, सैंड है वो तो नीचे ही बैठ जाएगी, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं दे मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन by continuous supply of energy। ठीक है, कि अगर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करना है तो आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई देना पड़ेगा एनर्जी का। ठीक है, तो दे कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अपने आप से तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे, पर हाँ अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इन्हें करवाना है तो आपने कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़ेगी या कंटिन्यूस सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट इज़ द बेस्ट वर्ड एक्चुअली, कंटिन्यूस सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, तभी ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो पाएंगे। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हो डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अपने आप से नहीं होते। तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो देखो मतलब इसका, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब जैसे सपोज आपने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया था, तो जब तक आप कंटिन्यूस सपोर्ट लोगे आप इलेक्ट्रिसिटी का, जब तक आप इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक तो ये ऑन रहेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दोगे तो रेफ्रिजरेटर का कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यही क्या है, दिस मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाना है तो कंटिन्यूस सप्लाई देनी पड़ेगी किसी भी सपोर्ट की।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है। तो आई गेस आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों ही टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो नॉन स्पॉन्टेनियस का तो समझ में आता है कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है हमें पता है होता है वो, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होता है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसे ही हमने अब डिस्कस करना है। मतलब जो बताना है हमें वो ये है कि क्राइटेरिया क्या होता है स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का, कि ये प्रोसेस होगा या ये प्रोसेस नहीं होगा, उसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हम उसे चेक कर सकते हैं। देखो, जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी का वो ये है टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को अटेन करना। अच्छा, अगर हम बात करें किसी भी टर्म्स में, तो वो ही सिस्टम बहुत स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी कम होती है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिस भी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा वो स्टेबल कम होगी, जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज़्यादा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट हम कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि एनर्जी कम ही रहे तो ही एक चीज़ स्टेबल हो पाएगी। अच्छा, अब आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिलीज ऑफ हीट। हीट यहाँ से रिलीज होती है। अब हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? रिलीज हो रही है ना, तो रिलीज हो रही है, इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है, तो देयरफॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होती है? एक क्राइटेरिया बन जाती है स्पॉन्टेनिटी का, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे हाफ नाइट्रोजन प्लस में 3/2 ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग अस NH3, ठीक है, NH3 दे रहा है, ओके। इससे जो आपकी सपोज हीट रिलीज हो रही है वो -46.1 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी आएगी, मतलब प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। इज इट क्लियर? ओके। और भी बहुत सारी रिएक्शन के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। मतलब हम इन शॉर्ट ऐसे कह दें कि जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ऐसे कह दिया हमने, जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या जिस भी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव हो वो भी स्पॉन्टेनियस होगी? तो इसके ऊपर अब हमें डिस्कशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा एच जिसका नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होती है। अब बात आती है उन रिएक्शंस की जिनके केस में डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए या फिर डेल्टा एच अगर 0 आ गया तो क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? उनकी बात करते हैं अब, ठीक है। तो चलो, तो अब तक आपने ये तो देख लिया कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब हमें उनकी बात करनी है कि जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है या फिर डेल्टा एच नेगेटिव होता है।
देखो आपने ये तो पढ़ा ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना का मतलब ये आइस थी और अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, एक आपने चीज और पढ़ी है, दैट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में था और अब उसके वेपर्स बन गए, इवेपोरेशन हो गया, गैस बन गई। ये तो हमने दोनों प्रोसेस पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए आपको क्या देना पड़ता है? यहाँ पे हीट देनी पड़ती है या हीट रिलीज होती है, ये बताओ मुझे। देखो आप ऐसे ही इसको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल अपने माइंड में सपोज इमेजिन करो कि आपने क्या किया, आपने पहले आइस ना आपके फ्रिज में रखी हुई थी, अब आपने फ्रिज से उठा करके आइस को रख दिया बाहर, किसी कमरे में रख दिया या किचन में ही रख दिया, तो आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी। क्यों मेल्ट हो गई? क्योंकि जो फ्रिज का टेम्परेचर था, जो आपने यहाँ पे फ्रिज था, वो जो आपने फ्रिज था उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर था, और जैसे ही आपने उसे एक रूम में रखा तो उसका टेम्परेचर फ्रिज के कंपैरिजन में तो हाई था, तो यहाँ पे हीट जो होगी, मतलब जो आपकी आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? जो मेल्टिंग ऑफ आइस होती है उसको किसकी ज़रूरत होती है? हीट एब्जॉर्ब करवाई जाती है। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अगेन कोई बीकर लोगे, कोई बीकर को हीट करोगे तभी तो वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तभी तो पानी जो है वो बॉयल हो पाएगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर तभी तो हो पाएगी, है ना। मतलब हीट की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है ना, हीट करोगे तभी तो पानी की इवेपोरेशन हो पाएगी। मतलब कि क्या, इसके अंदर भी आपको हीट देनी पड़ेगी, और जिस भी रिएक्शन में हीट को देना पड़ता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ भी क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। पर ये रिएक्शन भी कैसे होती है? दोनों की दोनों स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती हैं दोनों की दोनों रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, और डेल्टा एच नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ही। पर ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं होगी, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव के बेसिस पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम एक बार। सपोज यहाँ पे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करें, जैसे कि हाफ नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो NO2 प्रिपेयर होएगी, NO2 प्रिपेयर होएगी। इसके अंदर भी ना आपको सपोज 33.3 किलोजूल पर मोल की हीट को देना पड़ेगा। ये भी क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है, पर स्टिल ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसका मतलब आपको धीरे धीरे ये पता लग रहा होगा कि डेल्टा एच कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। समझ में आई आपको बात? कि सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे तो आप नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि कुछ में देख रहे हो आप डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी स्पॉन्टेनियस है, कुछ देख लोगे जो डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे आप नहीं जज कर सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो सपोज एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे कि CH3COOH प्लस में C2H5OH इज गिविंग यू CH3COOC2H5। इस रिएक्शन के अंदर भी प्लस में साथ में वाटर तो लिखा ही नहीं, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका डेल्टा एच होता है ना वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, पर ये रिएक्शन भी कैसी होती है? दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक्सपेंशन होता है ना गैस का, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, उस केस में भी आपका डेल्टा एच ज़ीरो होता है, उस केस में भी आपका डेल्टा एच ज़ीरो होता है, पर वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप डेल्टा एच के बेसिस पे तो ये नहीं बता सकते, सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। क्लियर? तो इसका मतलब हमने डेल्टा एच को ट्राई तो किया समझने का कि डेल्टा एच के बेसिस पे पता लग जाए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पर मैं अगेन ये बात लिख रही हूँ, बता रही हूँ कि सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे आप किसी रिएक्शन को नहीं बता सकते कि होगी या फिर नहीं होगी। इस वजह से हमने एक सेकंड फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है? टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। अब ये तो लाइन समझ में नहीं आई, है ना? टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस का क्या मतलब होता है, समझते हैं। देखो, रैंडमनेस का मतलब, वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब किसी चीज़ का ऑर्डर खराब हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? रैंडमनेस या डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि सपोज हम एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉलिड के अंदर आपको पता है मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे से अरेंज होते हैं, बिल्कुल ऑर्डर्ड मैनर में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। जैसे ही आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से डिसऑर्डर हो जाएंगे। जैसे ही आप इसे गैस में कन्वर्ट करोगे तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही डिसऑर्डर हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे क्या था? बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थी, यहाँ पे गए थोड़ी सी अरेंजमेंट खराब हुई, और यहाँ पे क्या है? डिसऑर्डरनेस हो गई। डिसऑर्डरनेस मतलब हाईएस्ट है यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस बिल्कुल हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे मैनर में, ऑर्डर मैनर में अरेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी सिस्टम के पास मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? क्योंकि टेंडेंसी है, कोई भी सिस्टम जो है वो ये चाहता है कि उसके अंदर मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस हो, तो वो रिएक्शन क्या होगी, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में क्या होता है, सबके ना सेक्शंस अलग अलग होते हैं। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, सब जो है स्कूल में अलग अलग सेक्शन होते हैं। ओके, तो जब तक आपकी क्लास चल रही होती है तब तक तो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने सेक्शन में बैठते हैं, पर जैसे ही आपका लंच ब्रेक होता है तो लंच ब्रेक के टाइम में क्या होता है? सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की क्लास के अंदर या फिर बाहर जो है अपना मतलब जो लंच ब्रेक के अंदर तो आपको इतनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है, तो आप आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, है ना? तो अपने स्टूडेंट्स मतलब कि एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब क्या? पहले रैंडमनेस नहीं थी, है ना? पहले आप एकदम अरेंज्ड मैनर में बैठे हुए थे, जैसे कि ये सेक्शन ए था, बी था, सी था, डी था, बिल्कुल ऑर्डर्ड तरीके से आप अपने अपने सेक्शन में बैठे हुए थे। पर जैसे ही लंच ब्रेक हुआ तो आपने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली, है ना? अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए थोड़ा हैंग आउट करने के लिए। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे रैंडमनेस आ गई है, डिसऑर्डरनेस आ गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मतलब प्रोसेस चाहता है कि वो मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस हो, मतलब मैक्सिमम उसमें रैंडमनेस हो टू गेट स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? अब क्लियर है? अब भी क्लियर नहीं है तो एक और एग्जाम्पल देख लो। देखो, सपोज हमने यहाँ पे एक ऐसे ना एक कंटेनर रखा है और इसको हमने ना ऐसे सेपरेट कर दिया, पार्टीशन कर दिया। यहाँ पे सपोज गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे इनसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
और यहाँ पे सपोज गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस ए है और ये गैस बी है, ठीक है। गैस ए के मॉलिक्यूल्स अलग, गैस बी के मॉलिक्यूल्स अलग। अगर मैं आपसे कहूँ, आपको सपोज मैंने ना ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, आपको आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी, तो अगर मैं आपको कहूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में से आप मॉलिक्यूल उठाओगे तो आपको पता ही होगा कि आपने गैस ए का मॉलिक्यूल उठाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सारे गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर राइट हैंड साइड से आप कोई मॉलिक्यूल उठाओगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बता दोगे कि यहाँ गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं। पर अगर मैं पार्टीशन को रिमूव कर दूँ तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आफ्टर रिमूविंग पार्टीशन, अब यहां पे क्या है? गैस ए और गैस बी के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो चुकी हैं। अब सपोज आपको मैं कोई मॉलिक्यूल उठाने के लिए कहूंगी तो आप आंखों पे जब आपके पट्टी लगी ही हुई है तो आप नहीं बता पाओगे कि आपने कौन सा मॉलिक्यूल उठाया, गैस ए का मॉलिक्यूल उठाया या फिर गैस बी का मॉलिक्यूल उठाया, ठीक है। तो इस वजह से अब इसके अंदर क्या आ चुकी है? डिसऑर्डरनेस आ चुकी है, डिसऑर्डरनेस। अब तक तो ये ऑर्डर मैनर में अरेंज थे, पर जैसे ही आपने पार्टीशन को रिमूव किया तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हो गए। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ब्लाइंड फोल्ड होकर के कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी गैस का है, ठीक है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? हमेशा टेंडेंसी होती है सिस्टम की एनर्जी की टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। आप लिख सकते हो ये लाइन कि इन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर एनर्जी ऑफ सिस्टम टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड, ठीक है। तो हमेशा जो है जिसकी मैक्सिमम रैंडमनेस होगी या डिसऑर्डरनेस होगी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इस क्राइटेरिया को अब हमने समझना है। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है। तो अब हम इस क्राइटेरिया को आगे समझेंगे। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, एक्चुअली एक नई टर्म अब आपके पास आएगी और वो नई टर्म है एंट्रोपी। ठीक है। देखो, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को जिस टर्म से हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। वैसे तो अगर आपको याद हो तो जब हमने थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर 1 में वीडियो देखा था वो क्या था, उसके अंदर हमने देखा था, हमने बहुत सारे स्टेट फंक्शंस लिखे थे। उसमें से एक स्टेट फंक्शन आपको अगर ध्यान हो तो एंट्रोपी भी लिखा था, ठीक है। तो वही एंट्रोपी जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है। क्लियर? ओके। तो एंट्रोपी जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सी बात की जाए तो इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और कैसी वो टर्म होती है? दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंट्रोपी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, पर अभी आपके लिए इतना समझना इनफ है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस को आप कैसे मेजर कर सकते हो? एंट्रोपी की हेल्प से मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज़्यादा डेल्टा एस भी होगी। डेल्टा एस क्या? एक्चुअली एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस से एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा किसी सिस्टम की, किसी प्रोसेस की रैंडमनेस है उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी होता है। इज इट क्लियर? ओके। अब विदाउट द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ओके, तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सपोज हम लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल।
मेल्टिंग ऑफ आइस का। देखो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सपोज ये आइस है और उसे आपको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के बाद ये किस फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, इट बिकम इन द लिक्विड फॉर्म, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ये भी तो वाटर की होती है पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों के फेजेस अलग हैं। चलो ठीक है, तो जैसे इसके लिए जो होता है आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देनी होती है, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब की जाती है इस रिएक्शन में, तभी आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रैंडमनेस किसकी ज़्यादा है, तो आपको पता है आइस क्या है, आइस तो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, है ना। पार्ट जैसे सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल उनकी अरेंजमेंट कैसे हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। पर जैसे लिक्विड में अगर आप देखोगे तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की कुछ रैंडम अरेंजमेंट कुछ ऑर्डर में अरेंज है नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड के केस में रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस इंक्रीजेज इन द केस ऑफ लिक्विड। और मैंने आपको अभी बताया जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ही क्या, डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा एस की वैल्यू का क्या मतलब है, आप ऐसे लिख सकते हो कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतनी ही ज़्यादा डेल्टा एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, बस इतना आप लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो आप इतना लिख लो कि रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी तो जो आपकी एंट्रोपी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा एस की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और आपने लिखा हुआ है कि टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ही आपकी जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। चलो ठीक है, मतलब आपने ये तो पता कर लिया कि डेल्टा एस जिस भी प्रोसेस में ग्रेटर देन ज़ीरो होगा दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल समझें। देखो सपोज हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। अब सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, वाटर आपने लिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब जब आप इसे सॉलिडिफाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म जब इसको सॉलिडिफाई करोगे तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है आइस क्या है, आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, और सॉलिड में हमें पता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में रैंडमनेस डिक्रीजेस, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस इज लेस देन ज़ीरो फॉर दिस रिएक्शन, है ना। देखो लिक्विड था, लिक्विड में पार्टिकल्स अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होते, पर जैसे ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है तो डेल्टा एस की वैल्यू विल बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू की बात करूंगी तो जब आप सॉलिडिफिकेशन करते हो तो डेल्टा एच केस में, इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। आपको लिक्विड से आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या आप ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करवाओगे, नहीं, इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। एनर्जी विल रिलीज इन दिस प्रोसेस। क्योंकि देखो अब सपोज आपने पानी का है ना, पानी को किसी कंटेनर में डाल दिया और अपने फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखने के बाद ही तो आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब आपने क्या किया है,
आपने हीट थोड़ी दी है उसको, हीट नहीं दी तो डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, मतलब हीट रिलीज हुई है वहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके ठीक है। अब इस प्रोसेस के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो क्या कहोगे? यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब तो हमें डाउट हो चुके हैं। क्यों डाउट हो चुके हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस लेस देन 0 है तो भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस किस क्राइटेरिया के बेसिस पर डिसाइड हो पाएगा? ठीक है, तो किस बेसिस पे जज करेंगे हम कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? तो अब तक आपने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, दो क्राइटेरिया पढ़े हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपने पढ़ा डेल्टा एच का, ठीक है, कि सिस्टम जो है मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने की कोशिश करता है। और सेकंड आपने क्राइटेरिया पढ़ा टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, मतलब सिस्टम मैक्सिमम रैंडमनेस एक्वायर करने की कोशिश करता है। पर अगर आप इन दोनों ही क्राइटेरिया को अलग अलग देखोगे तो ना ही अब तक हमें डेल्टा एच से कोई कंक्लूजन मिल पाया है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, या डेल्टा एच लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अभी तक हम कुछ नहीं बता पाए हैं। सिमिलरली इस केस में भी हम नहीं बता पाए हैं। तो कैसे बता पाएंगे? एक्चुअली जो होता है, ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया को कंक्लूड करके आपका रिजल्ट निकाला जाता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता कि आप डेल्टा एच के बेसिस पे बता दो या डेल्टा एस के बेसिस पे बता दो। समझ रहे हो ना? देखो, हमने क्राइटेरिया दो पढ़े, यहाँ पे हमने दो क्राइटेरिया पढ़े। सबसे पहला डेल्टा एच का एंड सेकेंड वन वॉज डेल्टा एस। अब देखो, ना तो हम डेल्टा एच के बेसिस पे बता पाए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, ना हम डेल्टा एस के बेसिस पे बता पाए। दोनों में ही हमने क्या क्रिएट की? कंफ्यूजन क्रिएट की, है ना, कंफ्यूजन थी वहां पे दोनों में। तो इस वजह से हम ऐसे कह सकते हैं, और ऐसा होता है कि दोनों ही क्राइटेरिया को अलग अलग अगर आप जज करोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। इन दोनों की कंक्लूजन, इन दोनों को कंक्लूड करके हम रिजल्ट बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, वेदर अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, वेदर अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इन दोनों को कंक्लूड करके हम ये रिजल्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे कंक्लूड करना होता है, क्या सब कुछ होता है, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने सिर्फ बेसिक समझा है और मेरी तरफ से आपको सारा बेसिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आपने टर्म समझ ली, एंट्रोपी समझ ली आपने, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या होती है, ठीक है, सब कुछ, डेल्टा एच, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब तक हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। पर अब तक हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन नहीं देखी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी अब तक हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं बता पाया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया था कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है ना, फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन वो नहीं बता पाया था। पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इस लिमिटेशन को ओवरकम किया और ये क्या बताता है हमें? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट की फ्लो की डायरेक्शन बताता है कि हीट जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करती है। ठीक है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इज इट क्लियर? ओके, जो इसकी सेकेंड स्टेटमेंट होती है, सेकेंड तो क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सब कंक्लूजन लिख रहे हैं हम यहाँ पे।
ठीक है। तो एक इसकी एक कंक्लूजन ये भी होती है कि जो एंट्रोपी होती है ना यूनिवर्स की, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहती है फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ये तो आपने अभी पढ़ा है, बस उसको आपने स्टेटमेंट में लिख दिया। मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ही डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। अभी आपने ये लिखा है, यही तो है इसका मतलब कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज करेगी कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो भी अब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही थी तो हमने कहा था ना वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। इसका जो थर्ड कंक्लूजन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये है कि आप पूरे वर्क को, आप ऑल वर्क को ऑल हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऑल वर्क को, जितना भी आपने काम करवाया है वो आपने हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आप हीट को वर्क में कन्वर्ट पूरे तरीके से नहीं कर सकते। हीट को पूरे तरीके से आप वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। मतलब क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। आप पूरे तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट लीविंग सम इफेक्ट्स इन सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप काम करवा रहे हो वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जितनी आपने हीट दी है वो वर्क में कन्वर्ट पूरी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर से इफेक्ट सिस्टम में या सराउंडिंग में रहेगा ही रहेगा। तो ये सब कंक्लूजन्स है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है। आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया। ठीक है। ओके। अब लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि गैसियस और क्रिस्टलाइन स्टेट में से किस स्टेट की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, किस स्टेट की एंट्रोपी लेस देन जीरो है? आप मुझे ये बता दो। देखो इसको कैसे हम समझेंगे। क्रिस्टलाइन स्टेट बिल्कुल ऑर्डर्ड स्टेट है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पूरे अच्छे मैनर में पर्टिकुलर वे में अरेंज्ड है। मतलब कि क्या है? मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट है ये। दिस इज मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट। क्रिस्टलाइन स्टेट बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना आपका डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब इसके अंदर तो रैंडमनेस बहुत कम है इसके अंदर तो रैंडमनेस, इसलिए ये क्या होती है? दिस इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द स्टेट विच हैज़ लोएस्ट एंट्रोपी, तो आप किसकी बात करोगे? क्रिस्टलाइन स्टेट। क्रिस्टलाइन स्टेट बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड होती है जिस वजह से उसकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। गैसियस स्टेट में आपको पता है इसके अंदर रैंडमनेस बिल्कुल हाई होती है। रैंडमनेस इज क्या स्पेलिंग लिखी है? रैंडमनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जितनी रैंडमनेस हाई उतनी ही एंट्रोपी ज़्यादा। तो इस वजह से हम गैसियस स्टेट को क्या कहते हैं? हाईएस्ट एंट्रोपी स्टेट। इसकी जो होती है हाईएस्ट एंट्रोपी होती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी स्टेट बताओ जिसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप किसका नाम लोगे? गैसियस स्टेट का। और ऐसी कोई स्टेट बताओ जिसकी एंट्रोपी लोएस्ट होती है, तो वो कौन सी स्टेट है? क्रिस्टलाइन स्टेट। इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ था जो आपने सीखा, टर्म सीखी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्राइटेरिया देखा स्पॉन्टेनिटी के लिए, लिमिटेशंस देखी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए,
और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया है तो अब हम और ज़्यादा इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।